नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश। मैं हूं कृति मिश्रा और आज मेरे साथ हैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी। गोयल जी नमस्कार और स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। नमस्कार कृति जी, राज्यसभा टीवी की ओर से आप इंटरव्यू ले रही हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सर, बदलते परिप्रेक्ष्य में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी भूमिका किस तरह से बदल रही है, आगे उनको किस तरह से, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस पे अकाउंटेबिलिटी पर काफ़ी जोर दिया गया, तो आप किस तरह से उनकी भूमिका देखते हैं? पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लोकतंत्र के अंदर अपने अपने विधानसभाओं में उनका रोल बहुत महत्व रखता है। साधारण परिस्थितियों में और बदलती हुई परिस्थितियों में, दोनों में तुलना की जाए तो बदलती हुई परिस्थितियों में उसकी भूमिका बहुत महत्व हो जाता है। विधानसभा के सेशन को कैसे कॉल किया जाए, विधायक कोरोना से पीड़ित ना हो, सेशन के दौरान जो विधायक आए उनको कहीं कोरोना तो नहीं है, उन सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखकर पूरे विधानसभा को सैनिटाइजेशन करवाना, विधायकों का चेकिंग करना, ये सारी परिस्थितियां उसको फेस करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त तो विधानसभा का सेक्रेटरीट, विधानसभा का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इनमें सब एम्प्लॉई कहीं कोरोना से पीड़ित तो नहीं, समय समय पर उनकी भी जांच करनी पड़ती है। जहाँ तक मेरा पर्सन है, मैंने 3 बार विधानसभा में कैंप लगाया और तीनों बार काफ़ी एम्प्लॉई कोरोना से पीड़ित निकले हैं और उससे लगभग 150 एम्प्लॉई हैं, पुलिस का स्टाफ अतिरिक्त है, कुल मिला के 250-300 लोग हो जाते हैं। और वहाँ एक कमरा दिया, कोरोना का स्थायी कैंप लगा रखा है जिसमें पब्लिक भी आती है और समय समय पर विधानसभा के सभी विधायक भी, कर्मचारी भी अपना टेस्ट करवाते हैं। उससे हमको काफ़ी लाभ हुआ है। जहाँ तक विधायकों का और कार्रवाई का प्रश्न है, इसका रास्ता हमको निकालना पड़ेगा। इस परिस्थिति ने एक रास्ता हमको दिखाया कि कभी भी आने वाले समय में इस ढंग की विपरीत परिस्थितियों में हमको कैसे काम करना चाहिए, इसके रास्ते ढूंढिए और वो ढूंढने का प्रयास हम कर रहे हैं। और आज का ये जो सम्मेलन है इसी विषय को लेकर है। इन विपरीत परिस्थितियों में लेजिस्लेशन का क्या दायित्व है, लेजिस्लेशन को कैसे ठीक से निभाया जाए, उस पर चर्चा हो रही है और सार्थक चर्चा हो रही है। सर, लंबे समय से कोड ऑफ कंडक्ट जो मेंबर्स हैं उन पर चर्चा होती आई है कि किस तरह से सदन का जो काम है उसको और प्रभावी बनाया जा सके और जितनी यूटिलिटी है या जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके, उस पर आपका क्या मत है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो है कि विधायकों या सांसदों की उपस्थित रहना, उनकी संख्या अक्सर ये देखने में आता है, चाहे विधानसभा की है, लोकसभा की है, बस वो कॉरम पूरा होने तक चीफ विप भी ये ध्यान रखता है कॉरम ना टूट जाए। कई बार तो ये परिस्थिति आ जाती है कि कॉरम से भी 1-2 सदस्य कम हो जाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनकी संख्या, उपस्थिति अधिक से अधिक रहे। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है, विधायक रुचि लेकर भाग लें विधानसभा की कार्रवाई में, उसको कैसे रुचिकर बनाया जाए, उसको तर्कसंगत कैसे बनाया जाए, इस पर विधानसभा अध्यक्षों को विचार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। और विधायकों का जहाँ तक मैं देखता हूँ और मैं समझता हूँ कमोबेशी ये स्थिति है, विधायकों का दिल्ली विधानसभा में 280 लगता है, जिसे 0 आवर बोलते हैं लोकसभा में, या स्टार क्वेश्चंस। तो विधायकों का उसमें बड़ी रुचि रहती है कि मेरा क्वेश्चन आएगा, मैं बोलूँगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, उत्तर मिलेगा। मुझे लगता है एक तो इनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है
280 जहाँ दिल्ली में 10 लेते हैं, मैंने भी 15 किया है। प्रयास कर रहा हूँ इसको 20 तक कर दूँ, तो उससे रुचि बढ़ेगी। और उसको 2 कालों में कर दूँ, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टर टी, तो दोनों समय उपस्थिति जरा ठीक ठाक रहे। इसी ढंग से स्टार क्वेश्चंस का केवल 10 आते हैं, उसको भी बढ़ाने की मैं प्रयास कर रहा हूँ, 14-15 तक ले जाया जाए। और स्टार क्वेश्चंस में भी इंटरेस्ट रहता है विधायकों का, मंत्री उत्तर देते हैं, क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। तो 2 चीज़ें तो ये हैं जो बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं। तीसरा, कुछ ऐसा विचार करना पड़ेगा, विचार करना भी चाहिए कि रुचिकर वो बने, समय समय पर तात्कालीन विषयों पर सब लीक से हटकर चर्चा करवाई जाए। और उससे चर्चा में कुछ रास्ते, अब जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना पर अपने अनुभव के आधार पर विधायक चर्चा करें, विधायक अपना विषय रखें, इसको बढ़ने से कैसे रोका जाए उस पर विषय रखें। ऐसे शिक्षा में क्या सुधार हो, देखिए क्वेश्चन लग जाते हैं शिक्षा में, मेरे यहाँ स्कूल नहीं बना जी, मेरे यहाँ टीचर नहीं है, कमरे नहीं है, मेरे यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं है जी। विधानसभा में स्कूल बनना चाहिए, खेल परिसर में, ये चर्चाएं तो होती हैं, विधायक क्वेश्चन लगाते हैं। लेकिन मेरी विधानसभा में शिक्षा का स्तर दिल्ली में और कैसे ऊंचा हो, हॉस्पिटल कैसे और ज़्यादा सुधरें, ब्यूरोक्रेसी पे कैसे नकेल कसी जाए, इन सब चीज़ों के लिए इन पर चर्चा नहीं होती। कुछ समय इन चीज़ों के लिए रखा जाए तो विधानसभा की कार्रवाई रोचक हो सकेगी। पुराना समय था जब विधायक, सांसद कार्रवाई को बड़े गंभीरता से लेते थे, देखते थे, अंतिम समय तक बैठते थे कि बोलने वाला क्या बोलेगा। लेकिन आज विधानसभा या लोकसभा सीखने की बजाय शोर शराबे का अड्डा ज़्यादा बन गए हैं। उन विषयों पर भी भले संविधान में परिवर्तन करना पड़े, किस परिस्थिति तक, किस सीमा तक सत्ता दल या विपक्ष को जाना है। अब मुझे अटल जी की वो भाषण याद आता है, उनके शब्द, लोकसभा में उन्होंने कहा कि मुझे अपने 40 साल के संसदीय इतिहास में कभी वेल में नहीं जाना पड़ा अपनी बात कहने के लिए, वो अब नहीं है। ये चीज़ें दोबारा कैसे वापस आएंगी, इनकी चर्चा हमको करनी चाहिए, तभी ये रोचक बन सकेंगे। सर, आपने रोचक बनाने की बात कही, लेकिन इसके अलावा अगर हम सदस्यों की बात करें, विधायकों की हो, सांसदों की हो, एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी होता है कि दायित्व का जो प्रश्न है, तो ऐसे में दायित्व और अकाउंटेबिलिटी हम कैसे बढ़ाएं? देखिए, विधायक के दायित्व या एक सांसद के दायित्व, ये संवैधानिक विषय है। संविधान में विधायक के दायित्व परिभाषित हैं, सांसद के दायित्व परिभाषित है, उसको किस सीमा तक कानूनी दायरे में रह के जाना। दूसरा, जनता के प्रति, अब मेरा एमएलए लैड है, उसमें लिखा है, क्लियर है, 10 करोड़ रुपए दिल्ली का विधायक का एमएलए लैड है कि किन किन विषयों पर वो खर्च कर सकता है, किन किन सब्जेक्ट पर वो खर्च कर सकता है, वो परिभाषित है। अब ये तो है नहीं, कोई हार्ड लाइन नहीं कि उसको, उन विषयों को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। विधायक को लगता है कि मेरे 10 करोड़ से ये परिभाषित है, लेकिन नहीं, मेरी विधानसभा में इन चीज़ों पर भी एमएलए का लैड खर्च होना चाहिए। अगर उसमें नहीं है तो उसको बात रखनी चाहिए, विधानसभा में बात रखनी चाहिए। तो विधायक उन विषयों को ऐड करवा सकता है कि इन विषयों पर भी मैं अपने फंड से पैसा खर्च कर सकूं। ये विधायक के लिए रिसर्च का विषय हो सकता है, शोध का विषय हो सकता है। दूसरा, विधायकों को कानून वहाँ नहीं रोकता। विधायकों को अगर मान लीजिए दिल्ली में बिजली पानी की दिक्कत है, शिक्षा की दिक्कत है, वो इन चीज़ों को कैसे समय बाधित तरीके से उसको आगे बढ़ा सके,
ये उसकी अपनी सोच पर निर्भर करता है, उसकी सक्रियता पर निर्भर करता है, जनता के साथ भागीदारी पर निर्भर करता है, जनता के सुझाव पर निर्भर करता है। तीसरा इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि विधायक जो है इन्हीं केवल कामों में उलझ के ना रहे, नाली, सड़क, खड़ंजा, बिजली, पानी, उसको आगे बढ़कर अपने क्षेत्र में रहने वाली जनता, दिल्ली की जनता, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे उठे, उनका बौद्धिक दायरा कैसे ऊंचा हो, स्वस्थ वो कैसे रहें, उन तरीकों पर भी विचार गोष्ठियां समय समय पर अपने क्षेत्रों में रखनी चाहिए, रुचिकर तरीके से रखनी चाहिए। कुछ प्रबुद्ध नागरिकों को लिया, प्रबुद्ध नागरिकों को भी आज का ये विषय है, इस पर चर्चा रहेगी। उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, आज़ादी कैसे प्राप्त हुई, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन आ रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस पर एक प्रतियोगिता रखिए ना जी, बुलाइए, बच्चों को बुलाइए, स्टूडेंट्स को बुलाइए। इन विषयों पर भी विधायक को अपना दायित्व निभाना चाहिए, और जो इन विषयों को निभाते हैं, लेते हैं विधायक, वो निश्चित रूप से समाज में लोकप्रिय होते हैं। अनेक महापुरुष रहे, यही इन्हीं से भगवान बुद्ध हुए। अब बौद्ध ने के समय में लाठी भी घरों में नहीं रहती थी, एक शांति का वातावरण। गांधी जी अहिंसा को लेकर बहुत बाद में आए, भगवान बुद्ध बहुत पहले आ गए। इन विषयों पर चर्चाएं होनी चाहिए ना जी। विधायक उन्हीं कामों में उलझा रहता है, तो लोगों को ये लगना चाहिए भाई विधायक के ये भी काम है, इसमें कानून कहीं पाबंदी नहीं लगाता, संविधान कहीं हमको रोकता नहीं। भगवान महावीर हुए। अब गुरुद्वारा में जाएं, हम धार्मिक विषय ले रहा हूँ, सीधा जाता हूँ, कोई वीआईपी कोटा नहीं, चीफ मिनिस्टर आ रहा है, वो भी लाइन में रखे दर्शन कर रहा है, वो भी जूते साफ करता है। कोई भी भूखा व्यक्ति शहर में आया, कहीं से आया, जेब में पैसा नहीं है, उसको ये मालूम है कि गुरुद्वारे में जाऊंगा, दोनों समय रोटी मिल जाएगी। क्यों नहीं चर्चा होती इन विषयों पर? विधायकों को करनी चाहिए। इन्हीं विषयों पर चर्चा ना करके अन्य धार्मिक मंदिर बने हैं, अनेक धर्मावलंबियों का, आर्य समाज मंदिर हैं, ये है भाई, ये व्यवस्था वहाँ क्यों ना हो? आने वाला व्यक्ति वहाँ झाड़ू क्यों ना लगाए? दर्शन करने वाला वो वहाँ जूते क्यों ना साफ करे? मैं मान लो अपनी विधानसभा के क्षेत्र में एक मंदिर को भी इस ओर अग्रसर कर सका अपने कार्यकाल में, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं 50 सड़कें बना गया, फिर टूट जाएंगी, लेकिन वो स्थायी काम कर गया, अंकित हो जाएगा मानव के हृदय पर कि विधायक ने किया था। तो इन चीज़ों की ओर हमको जनता ने चुन के भेजा, इन चीज़ों की ओर हमको बढ़ना चाहिए। सर, आपने जनता की बात कही, तो क्या सुझाव है आपका, किस तरह से जो विधायक हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जनता के, वो उनके मुद्दों को और प्रभावी ढंग से उठा सकें? देखिए, आज का युग जो है, मैं 1993 विधायक था। विधायक अपनी समस्या को भीड़ में परिवर्तित ना करके व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, फेसबुक का इस्तेमाल करें, और जनता को भी करना चाहिए। मुझे व्हाट्सएप देखना नहीं आता था, रियली बता रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। फेसबुक अभी भी मैं पूरी नहीं चला पाता हूँ, लेकिन अब एरिया के लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, व्हाट्सएप पे डालते हैं ये समस्या, और मैं तुरंत व्हाट्सएप को कंसर्न अधिकारी को फॉरवर्ड कर देता हूँ और समस्या का निदान होता है। वो उत्तर देता है, नोटेड सर। किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम आया, मेरे पास आया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी के अधिकारी को फॉरवर्ड किया, विदिन 1 मिनट उसका उत्तर आता है, नोटेड सर। और अगले दिन या 2 दिन बाद या सेम डे उत्तर आता है, कंप्लेंट हैज़ बीन सॉल्व्ड। तो ये तरीका आम जनता को अब अपनी रोज़मर्रा की समस्याओं के लिए फॉलो करना चाहिए, भीड़ लगाने की बजाय, विधायक के ऑफिस जाने के बजाय। और विशेषकर इस कोरोना काल ने पब्लिक को भी सिखा दिया है
ऑफिस में भीड़ कम होती है। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिनको विचार करना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है, हमको विचार करना चाहिए। ये बात ठीक है कि अब अटेस्टेशन का मामला बंद हो गया लगभग, नहीं तो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने आते थे, भीड़ लगती थी। सेल्फ अटेस्टेशन स्वीकार हो गया। आजकल हमारे कार्यालयों में सबसे बड़ा काम आ रहा है आधार कार्ड का। आधार कार्ड में एज गलत लिखी गई, आधार कार्ड में फादर का नाम गलत लिखा गया, मेरा नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, एड्रेस चेंज हो रहे हैं लोगों के। आज मैं यहाँ किराए पर हूँ, 2 साल बाद दूसरी जगह वो आधार कार्ड में चेंज करवाने आते हैं और विधायक के ऑफिस में आते हैं और वहाँ भीड़ लगती है। मेरे पास आज भी लगभग डेली 100 के करीब ऐसे फॉर्म आते हैं आधार कार्ड के। तो ये इस समस्या का भी निदान गवर्नमेंट को करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को करना चाहिए, सुझाव आने चाहिए कि भाई आधार कार्ड बनवाने के लिए विधायक के ऑफिस जाना है या नहीं जाना, विधायक की आवश्यकता है नहीं आवश्यकता। वो अपना डिक्लेरेशन दे रहा है, उसका डिक्लेरेशन लीजिए, वो फॉर्म पे साइन करके दे रहा है। तो काउंटर साइन विधायक के क्या ज़रूरी हैं। अब हमारे पास आता है, पब्लिक का आदमी आता है, हम भरसक कोशिश करते हैं भाई तुमने इस एड्रेस पे ले गए, वो एड्रेस तुमने मकान खरीदा है तो रजिस्ट्री की कॉपी लगाओ। अगर वो रजिस्ट्री की कॉपी लगाता है दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। विधायक की क्या ज़रूरत है, मैंने मकान खरीद लिया, रजिस्ट्री की कॉपी, उसकी कॉपी लगा दी, दैट्स ऑल। इवन देन उसके चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट तो ऐसे हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं। मैंने रजिस्ट्री है, मेरा मकान है, तो नो नीड ऑफ काउंसिल और ये एमएलए और एमपी के काउंटर साइन की। कोई अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाता है, डेट ऑफ बर्थ गलत थी, डेट ऑफ बर्थ गलत भरी गई, बर्थ सर्टिफिकेट लगाता है, नो नीड एट ऑल। क्यों विधायक का काउंटर साइन चाहिए, लेकिन फिर भी विधायक का काउंटर साइन चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा कि विधायक इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है। विधायक के जो काम है, एक्चुअल जो काम है, एक लेजिस्लेशन के नाते जो काम है, लेजिस्लेशन के प्रति उसका जो दायित्व है, उसको निभाने का समय नहीं मिलता, ना सांसद को ना विधायक को। जनता क्यों आदत पड़ चुकी है जनता की, पहले होता भी था, होना भी चाहिए था। जनता ये चाहती है कि विधायक मुझे बहुत ईजिली अवेलेबल हो, मेरा चुना हुआ नुमाइंदा, और इसलिए वो समय का अभाव रहता है। वो विधायक के विधायिका के प्रति अपना दायित्व लेजिस्लेशन के प्रति वो पढ़ ही नहीं पाता। क्या है लेजिस्लेशन, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे क्वेश्चन उठाए जाएं, कैसे रखे जाएं, और विधानसभाओं की कार्रवाई वो ना समझ पाता, ना पढ़ पाता, ना सुन पाता, ना देख पाता। तो बहुत आवश्यक है। चलते चलते गोयल जी, क्या सुझाव है आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, लेजिस्लेचर्स, लेजिस्लेशन, सारी प्रक्रिया को और इफेक्टिव बनाने के लिए? न्यायपालिका की दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। न्यायपालिका अपनी सीमा से बाहर आकर, चाहे वो लोकसभा है, चाहे वो विधानसभा है, उनको अपने कब्जे में करना चाहती है। इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये पिछले 3 दशक से बढ़ गया है, डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। एक जज जो टिप्पणियां करते हैं, जिनका डिसीजन में कहीं वर्णन नहीं होता, ऑरली बोल जाते हैं, जो मर्जी है बोल जाते हैं, वो गरिमा के विरुद्ध है। ये रुकना चाहिए। दूसरा, लेजिस्लेशन आज के वक्त में, मैंने बोला दल बदल को लेकर, 3 दशक तक हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्व के नेताओं ने प्रयास किया, फिर 1/3 से 2/3 लाने पर बहुत कठिन हुआ। लेकिन आज एक नया रास्ता निकल गया, ये हमको रसातल में ले जा रहा है। मैं यहाँ भी अटल जी को कोट करूँगा, उनकी सरकार गिरी, अटल जी का वो भाषण निकाल लीजिए। मैंने पिछले बैठक में पीठासीन अधिकारियों को कोड किया था कि हम यहाँ इतिहास रचने आए हैं। 1 वोट से मेरी सरकार गिर रही है, मैं 1 वोट खरीद सकता था, मंडी सजी हुई है, लेकिन खरीदार कोई नहीं था। ये अटल जी का भाषण था लोकसभा में, और आज मंडी सजाई जा रही है, सजवाई जा रही है।
हमारी रिस्पेक्ट कहाँ रहेगी? जनता हमको चुन के भेजती है, उसके मन में ये विश्वास अब टूट चुका है कि विधायक कब इस्तीफा देके दोबारा इसका चुनाव हो जाए। है क्या विश्वास? कौन मार रहा है कुल्हाड़ी अपने पैरों पर? हम चुने हुए विधायक मार रहे हैं, चुनी हुई सरकारें मार रही हैं। सर, और लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाने पड़ेंगे? लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए यही जो मैंने अभी बातें की हैं कि जो 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन तीनों को अपनी अपनी सीमा में बांध कर, ये 2 दिन का नहीं, बड़ा खुला अधिवेशन हो, एक कमेटी बने, उन विषयों को चुने, मीडिया के लिए ओपन हो सेशन कंप्लीट, और मीडिया अपनी सशक्त भूमिका निभाए, और वहाँ जो विषय हैं उन विषयों पर कमेटी बैठकर चर्चा करे और संविधानों में संशोधन करे। तब भारत कहीं विश्व गुरु बन जाएगा, बन पाएगा, लोकतंत्र का एक वो स्तंभ बन पाएगा। मैंने आज कहा ना माँ कि आज आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी मेरा प्रदेश केंद्र शासित, ऐसा लगता है मैं पुर्तगाल के अंदर हूँ। कृपा करके सबको, कोई सी स्टेट नहीं, कोई ए स्टेट नहीं, कोई बी स्टेट नहीं। क्यों? फिर तो ये उपनिषद की बात आ गई कि हांगकांग की बात आ गई, चाइना हांगकांग पर है, हांगकांग कहते हैं लोग, आज़ाद करो हमको। यानी इस 21वीं सदी में भी ये स्थिति है। फिर हम कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? इन सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। और सही मायने में कोई नेता आना चाहिए, मेरी सत्ता रहे ना रहे, छोड़ दीजिए जनता पर, आप ये कदम तो उठाइए, देखिए जनता सर पर उठाएगी, सर पर उठाएगी, अनेकों बार सर पर उठाई। आइए इन कदमों को एक बार निकाल करके लेके चले। अंत में एक बात और कहूँगा, लोकतंत्र को मजबूत करना है। मैं वर्तमान के सरकार के कर्णधारों को ही कोड कर रहा हूँ। दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय ग्रंथ पढ़ लीजिए। दीनदयाल जी का पूरा इतिहास, पूरा ग्रंथ, उनकी हत्या हुई 1967 में, मैं 17-18 साल का था, बड़ी चर्चा हुई अखबारों में, उस वक्त मन किया पढ़ने को, पढ़ूं, और तब राजनीति की ओर बढ़ गया। दीनदयाल जी कहते हैं पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मद्देनजर रखकर सरकार को योजना बनानी चाहिए। द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू, हु इज दैट मैन? और आज भी उस व्यक्ति को मद्देनजर रखकर सरकार की योजनाएं नहीं बनती कि मेरे देश का वो जिसको एक समय की रोटी नहीं मिलती, उसके घर में बिजली का बिल देने को पैसे नहीं, वो चोरी करने को मजबूर है, उन व्यक्तियों को मद्देनजर रखकर जब तक योजनाएं नहीं बनेगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। जी। मेरी पत्नी एक बच्चे को, भविष्य के भारत के एक अंग को जन्म देते हुए हॉस्पिटल में मर गई। क्या लाभ है मुझे सरकार चलाने का, बड़ी बड़ी बातें करने का? क्यों सरकार में बैठा हूं मैं? किस लिए बैठा हूं? भविष्य को जन्म देने वाली वो भारत माँ की बेटी वहाँ मर जाए मेरे हॉस्पिटल में, धिक्कार है मुझे विश्व गुरु के नामे का। याद कर लीजिए चाणक्य को, झोपड़ी में रहकर काम करता था, क्या मजाल कोई दुखी हो जाए, भेष बदल के निकलते थे चंद्रगुप्त देखने मेरी जनता सुखी है नहीं है। तब तो हम लोकतंत्र को सही मायने में मजबूत कर पाएंगे। अंत में शिक्षा को लेकर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। किसी भी समस्या की जड़ अगर किसी देश की शिक्षा ठीक है, वहाँ समस्याएं नहीं मिलेंगी। आप शिक्षित कर दीजिए लोगों को, वो अपनी समस्याओं को अपने आप समाधान कर लेंगे। उनको शिक्षा दे दीजिए। अब मेरे देश में आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी 2 तरह की शिक्षा है। मेरी जेब में पैसा है, मेरा बच्चा 3 साल का हो, मैंने नर्सरी स्कूल में भेज दिया, और मेरी जेब में पैसा नहीं है, मेरा बच्चा 3 साल का हुआ, गलियों में घूम रहा। माँ बर्तन मांजने जाती है, उसकी उंगली पकड़े। मैंने
इसको बहुत गहराई से डीपली स्टडी किया। मेरे घर में भी आती, 3 साल के बच्चे को माँ उंगली पकड़ के ले आई, जीने में बैठा दिया, खुद काम कर रही है, बर्तन मांज रही है, पोछा लगा रही है, और उसी घर के बच्चे को अपडेट होकर के टाई बांधकर उसी समय वो बच्चा जीने में बैठता हुआ देखता है, कार में बैठकर जा रहा है ये बच्चा इस घर का। उसकी दोनों आंखों के कैमरे उसको नोट कर लेते हैं कि मेरा यही कसूर है कि मैं गरीब के घर में पैदा हुआ और मेरी उम्र इसकी उम्र बराबर, वो जा रहा है उस स्कूल में, वो जा रहा है उस स्कूल में, जा ही नहीं रहा गलियों में घूम रहा। क्यों सरकारी स्कूलों में 3 साल के बच्चे को पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं, आंगनबाड़ी में भेज दीजिए। आंगनबाड़ी और एक स्कूल दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक, आंगनबाड़ी की कभी व्यवस्था हुई होंगी, लेकिन आज मेरा कहना है सरकारी स्कूलों में 3 साल के बच्चों को प्ले स्कूल की, या तो प्ले स्कूल बंद कर दीजिए व्यवस्था, देयर विल बी नो प्ले स्कूल एट ऑल थ्रू आउट कंट्री। 5 साल का बच्चा होगा तभी स्कूल में आएगा, 2 साल तो वो पीछे रह गया, ABCD सीख नहीं पाया। 3 साल का बच्चा चला गया, ABCD कह गया 1 2 3 उसने सीख लिया, वो फॉरएवर वो 2 साल पीछे रहेगा। वो कैसे एग्जाम कम्पीट करेगा, वो कैसे एग्जाम कम्पीट करेगा? तो इन चीज़ों को अगर हम चाहते हैं सही मायने में कि देश का गरीब तबका भी शिक्षित हो, वो अंतिम व्यक्ति भी ठीक से शिक्षित हो, तो जिस ढंग से कोरोना फैलने पर पैदल लोगों का हंजूम जाता हुआ दिखाई दिया, वो लोग प्रॉपर वे में शिक्षित होते, ये मेरे देश में घटना नहीं घटती। 7 महीने की माँ पैदल चली जा रही है, शिक्षित नहीं है। कोरोना को ऐसे हवा समझ के बैठ गए, वो एक लंबा विषय है, लेकिन अगर वो शिक्षित होते, वो लोग अपने लोगों को रोकते, नहीं भाई भागेंगे नहीं, वहाँ भी तो कोरोना आएगा, ये जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से कमाई करता हूँ, काम धंधा करता हूँ, यहीं चलाएंगे, सब मिलजुल के चलाएंगे। लेकिन वो चीज़ नहीं दिखाई दी, शिक्षा के अभाव के कारण नहीं दिखाई दी। ठीक होंगे, कभी न कभी हम भी ठीक होंगे, अच्छा होंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा सर। भारत के सुनहरे भविष्य के लिए आप हमसे जुड़े, आपने अपने सारे विचार हमसे साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।